तो आज हम नया चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। ओके, क्योंकि हम मोशन पढ़ चुके हैं, एक बार मोशन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मोशन? मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल रहा है तो हम उसी को मोशन कहते हैं। ओके, लेकिन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्लेन होता क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम प्लेन को समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन की। प्लेन इज एनीथिंग विच हैविंग अ टू डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहां पर 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, लाइक दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। दिस इज अ 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम यहां पर बात करेंगे व्हाट इज अ प्लेन, राइट? तो अगर मैं प्लेन की बात करूं, इफ यू सी, एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन इज एनीथिंग विच हैविंग अ टू डायमेंशंस। ओके, सो अगर मैं यहां पर बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। सो मैंने यहां पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद लेके मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, लाइक दिस। सो ये हमारा क्या हो गया? प्लेन हो गया। अब नाउ इस रेक्टेंगल्स की कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं, लाइक दिस कोऑर्डिनेट इज 0, 0, 0। दिस कोऑर्डिनेट इज x1, 0, 0। दिस कोऑर्डिनेट इज x1, y1, 0। दिस कोऑर्डिनेट इज 0, y1, 0। ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर ली इस रेक्टेंगल की। क्लास नाउ इफ यू कंसीडर दिस कोऑर्डिनेट्स, अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखेंगे, ओके, ध्यान से देखो इस कोऑर्डिनेट्स को। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर x की वैल्यू 0 थी, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 हो गई, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 है, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, यहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, यहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, यहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1 है, यहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y1 है, यहां पर z कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत थी, z एक्सिस की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि z कोऑर्डिनेट तो हर जगह 0 आ रहा है। तो आप z कोऑर्डिनेट नहीं भी बनाते तो भी आप इस प्लेन को बता सकते थे, इस प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते थे, इसके एंड पॉइंट्स की लोकेशन बता सकते थे, है ना? सो इसी को हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन इज एनीथिंग विच हैविंग अ टू डायमेंशंस, जो 2 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट हो जाता है। ओके, इसी चीज को हम कहते हैं प्लेन, है ना? देखो, जैसे कि इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ x एक्सिस की कोऑर्डिनेट चाहिए और y एक्सिस की कोऑर्डिनेट चाहिए, मुझे और कोई कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, मुझे z कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ऐसी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तो इसी को हम कहते हैं प्लेन। और इस प्लेन को हम नेमिंग कर देते हैं दैट दिस प्लेन इज नोन एज XY प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं? XY प्लेन। क्यों XY प्लेन? बिकॉज इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत है। क्लियर? चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक और प्लेन बना दिया, लाइक दिस वन। सपोज इफ दिस इज अ प्लेन। अब इसकी कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं पहले, ठीक है? इसकी कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट इज x1, 0, z1, और ये पॉइंट जो है दिस इज 0, 0, z1। नाउ क्लास लिसन इट वेरी केयरफुली। नाउ जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो उसको। इस प्लेन की जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके एंड पॉइंट्स की, लाइक दिस वन इज x1, 0, 0, दिस वन इज x1, 0, z1, दिस वन इज 0, 0, z1, दिस वन इज 0, 0, 0। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, ये वाली जो प्लेन है, अगर हम इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन में कोऑर्डिनेट्स देखो, दिस इज x1, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0। y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहां पर y में क्रॉस मार्क करता हूं, सो आप लोग को अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, तो यहां पर 0, यहां पर y का वैल्यू 0 और यहां पर y का वैल्यू 0।
z की बात करेंगे तो z कोऑर्डिनेट यहां पर 0, z कोऑर्डिनेट यहां पर z1, z कोऑर्डिनेट यहां पर z1, z कोऑर्डिनेट यहां पर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लेन की एंड पॉइंट्स को बताने के लिए मुझे सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, दैट इज x एंड z। आर यू गेटिंग? मुझे सिर्फ दो एक्सिस की जरूरत थी, नॉट कोऑर्डिनेट, सॉरी, एक्सिस। मुझे दो एक्सिस की जरूरत थी, लाइक x एक्सिस होना चाहिए और y एक्सिस, सॉरी, z एक्सिस होना चाहिए। क्लियर? तो हमें सिर्फ इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत है। जैसे कि आप देखोगे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फॉर ईच एंड पॉइंट्स इज 0, मतलब इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x एक्सिस की जरूरत है और z एक्सिस की जरूरत है, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है और z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो ऐसी टाइप की प्लेन को हम बोलेंगे, लाइक दिस प्लेन इज नोन एज xz प्लेन। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? xz प्लेन। क्लियर? एग्जैक्टली उसी तरीके से xy, yz प्लेन भी होगा, xy तो हमने बना दिया है, yz प्लेन भी होगा लाइक दिस। दिस इज, सपोज नाउ इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है, दिस पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स इज 0, y1, z1। अब ये वाली जो प्लेन बनाई है इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, अब इसके एंड पॉइंट्स की 0, 0, 0, 0, 0, y1, 0, 0, y1, z1, 0, 0, z1। इफ यू विल सी, x कोऑर्डिनेट हर जगह क्या है? 0। मतलब इस प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए x एक्सिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ y एक्सिस और z एक्सिस काम चल जाएगा हमारा। क्लियर? सो सच टाइप ऑफ प्लेन इज नोन एज yz प्लेन। आर यू गेटिंग? क्लियर? ओके, तो अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, like if there is an object at this point and it is moving from position A to position B like this, तो A पे उसकी coordinates कितनी है? What is the value of this coordinates at point A? It is x2, y2, 0. At point B, suppose x3, y3, 0. So if you will see that यहां पर सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, z कोऑर्डिनेट इज रिमेनिंग सेम। ओके, सो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज अ मोशन इन अ प्लेन। आर यू गेटिंग? सी, देयर इज अ मोशन इन द विच प्लेन? इन xy प्लेन। क्लियर? तो हम मोशन इन अ प्लेन को कैसे डिफाइन करेंगे? हमें इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इन 2 डायमेंशन if 2 of 3 coordinates specifying the position of an object changes with time। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। मतलब मैं बताता हूं, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी प्लेन में, ओके, या फिर पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, तो वो पार्टिकल इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से अपनी सिर्फ पोजीशन जब बदलेगा तब उसकी सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होगी, उसी को हम बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। ओके, सो आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशंस। लाइक सपोज यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया लाइक दिस। सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो सर्कल के ईच पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 2 एक्सिस चाहिए। We require only 2 axes, right? Suppose यहां पर अगर मैं बात करूंगा like x1, y1, this point is x2, y2, this point is x3, y3, and so on. Okay? If I have 2 axes x and y, or you can say yz, or you can say xz, तो आपका काम हो जाएगा, आप सर्कल की हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, दिस इज x एंड दिस इज y, इफ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड ओनली 2 एक्सिस, x1, y1, दिस इज
x1 comma y2, this is x2 comma y1, this is x2 comma y2. Okay, you require only two axis, x axis and y axis, आपका काम हो जाएगा. Physics, every physical quantity is classified into two types. Is divided into two types. So one is scalars and vectors. Actually three types होती है, टेंसर क्वांटिटी भी होती है, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसके लिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर्स की. फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. And in vectors, physical quantity having magnitude as well as direction is called vector quantities. Let's see some examples on this. Okay, इसके ऊपर example देखते हैं. Like example for the scalar, if you will see mass which is equals to 5 kg, मतलब मान लो कोई बॉडी है उसकी मास कितनी है 5 kg. So ये जो मास है आपका, this is your physical quantity. ये आपकी physical quantity है. 5 is your magnitude, kg is your unit. See, no direction. Okay, so such type of quantities are known as a scalar quantity. I'll give you some more examples afterwards. Okay, let's talk about the vectors now. Force is equals to 5 Newton towards east. So force is your physical quantity. Force आपकी physical quantity बन गई. Phi is your magnitude. Newton is your unit. Towards east is your direction. See? So a physical quantity which having a magnitude and direction. Such type of physical quantity is known as vector. So the physical quantity which having magnitude, no direction, such type of physical quantities are known as scalars. So I hope ये definition आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो from 9th 10th standard onwards basic physics, तो ये आपको पता ही होगा. तो एक just for a revision purpose मैंने आपको बता दिया. ओके, यहाँ पर हमेशा आप याद रखना, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है नहीं किया है पता नहीं. Mom are always scalars and fathers are always vectors. ठीक है, मॉम हमेशा क्या होती है, स्केलर्स होती है, और फादर्स हमेशा क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं. मैं आपको बताता हूं क्यों. जैसे कि अगर हम बात करें, आप सुबह सोए हो, ठीक है, आपकी मॉम बोलेगी कि 7 बज गए, अभी उठ जा. ओके, तो मॉम किसकी बात कर रही है यहां पर, मॉम टाइम की बात कर रही है. टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है, टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है. टाइम डजंट हैव एनी डायरेक्शन. वही फादर की बात करते हैं अभी हम. फॉर एग्जाम्पल, आप आज आपका अच्छा मूड है, आपको मूवी देखने का मन हुआ है, ठीक है, तो आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो, तो फादर पूछेंगे कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हो. मतलब फादर किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. फादर किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. इसके लिए फादर्स को हम हमेशा क्या बोलेंगे, वेक्टर्स. दे आर द वेक्टर्स. ओके, एंड मॉम आर ऑलवेज स्केलर्स. चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे कि आपकी मॉम बोलेगी बेटा तेरा वजन कम हो गया है, थोड़ा वजन बढ़ा दे. तो मतलब वो किसकी बात कर रही है, वो मास की बात कर रही है. वो कह रही है 5-10 किलो और बढ़ा दे. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, मॉम इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फादर्स आर ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी. मैं एक और फादर्स का एक और एग्जांपल देता हूँ वेक्टर्स का. जैसे कि फादर आपको पूछ रहे हैं कि 10वीं के रिजल्ट आ गए, अभी कहाँ जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स जाना है. मतलब वो आपकी एक डायरेक्शन पूछ रहे हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स. ओके, तो फादर्स हमेशा वेक्टर्स होते हैं, वो हमेशा डायरेक्शंस की बात करेंगे. ठीक है, और मॉम हमेशा किसकी बात करेगी, मैग्नीट्यूड की बात करेगी. ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है. ओके फाइन. सो अभी हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी विल सी, वेक्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे यहां पर. ओके, सो नेक्स्ट वी विल राइट डाउन नेक्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. किसी भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. ओके क्लास, नेक्स्ट वी विल सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. ओके,
वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. ओके, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है? बाय एन एरो लाइक दिस. For an arrow, this part is known as a tail and this part is known as a head. Okay, arrow के लिए ये part क्या होता है? Tail होता है and this is known as a head. Now, head always represents the direction of vector. Direction of vector कौन represent करेगा? Head represent करेगा. Let's take an example. If suppose this is north, this is west, this is east, this is the south. If I tell you that there is some physical quantity which is directed towards south, so south की डायरेक्शन में हम ऐसे बना देंगे एरो. ये वो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा ए. नेक्स्ट, यहां पर अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, चलो. इफ देयर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट, जो अपनी डायरेक्शन कहां पर दिखा रहा है? वेस्ट की तरफ दिखा रहा है, तो हम एरो यहां पर बना देंगे टूवर्ड्स वेस्ट. इफ देयर इज अ वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हम उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ बना देंगे. इफ देयर इज अ वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट, तो हम ईस्ट की तरफ बना देंगे. अगर कोई वेक्टर है जो जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, तो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बना देंगे लाइक दिस. तो इस तरीके से कोई भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिमेंबर नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, साइज ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर. ओके, एंड हेड ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन. हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, चलो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज नाउ देयर आर द टू बॉयज. फर्स्ट बॉय इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट. मेंशन किया है टूवर्ड्स ईस्ट. ओके, एंड देयर इज अनदर बॉय, इट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड. दिस इज एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, इतनी हाई स्पीड के साथ वो ट्रेवल ही नहीं कर सकता है. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, so there are the two different boys. One is moving with the speed of 10 meter per second, another is moving with the speed of 70 meter per second. So in the direction of east. Now we will see if this is the north, this is the west, this is east and this is the south. तो इनके वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? Okay, I will say that make an arrow in which 1 centimeter represent 10 meter per second. 1 centimeter क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड. सो आई विल मेक एन एरो इन दिस एरो. दिस एरो इज ऑफ 1 सेंटीमीटर. ओके, अज्यूम करो ये एरो 1 सेंटीमीटर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? हमारा 10 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मुझे 70 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कराना है, तो मुझे 7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी. दिस इज द लाइन ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज द लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर. क्लियर? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट अ 70 मीटर पर सेकेंड. अंडरस्टूड? सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय साइज ऑफ एरो. ओके, अगर देयर इज अ थर्ड पर्सन हु इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो एरो की साइज कितनी होगी? यस, 3 सेंटीमीटर. करेक्ट गैस? ओके, सो 30 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा ये. क्लियर? ओके, तो मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका एरो का साइज ज्यादा, जिसकी मैग्नीट्यूड कम उसकी एरो की साइज कम. ठीक है, फाइन. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. नाउ सी हियर, दिस पर्सन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. दिस पर्सन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड बट टुवर्ड्स साउथ. टुवर्ड्स साउथ. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? रिप्रेजेंट, मेक अ एरो ऑफ 2 सेंटीमीटर
because 1 centimeter represent 10 meter per second, so 2 centimeter represent 20 meter per second. Towards the direction of south, C is in the south direction. तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड केयरफुली, अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है. नाउ वी विल सी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते वक्त वेक्टर कैसे बताते हम. ठीक है. सो लिसन वेरी केयरफुली. वी नो दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. तो वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है एंड दिस इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी. ओके. अगर मुझे बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक एरो बना देंगे दिस. सो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट वेलोसिटी इज इन वेक्टर क्वांटिटी. मतलब इस वक्त वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है. जैसे कि मैं बात करूं लाइक वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ. तो वेलोसिटी ने मैग्नीट्यूड भी बताई और डायरेक्शन भी बताई. ओके. इसके लिए हम क्या करेंगे, v के ऊपर एरो बना देंगे. ओके. इस एरो को हम क्या बोलेंगे, बार. हम क्या बोलते हैं इसको, बार. और इसको कैसे पढ़ते हैं, v बार. कैसे पढ़ेंगे हम, v बार. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन सम टेक्स्ट बुक्स, रिप्रेजेंट करने के लिए एरो नहीं बताते, हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं लाइक दिस. यू कैन सी वेलोसिटी को हम किस में लिख देते हैं, बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं लाइक दिस. सो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट वेलोसिटी इज इन वेक्टर क्वांटिटी. ओके. वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ रिप्रेजेंट होगा. बट अगर टेक्स्ट बुक में इस तरीके से मेंशन किया गया लाइक v, सिर्फ v, देयर इज नो बार ऑन इट, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, 20 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, हमारा फोकस अभी डायरेक्शन पे नहीं है. तो इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब भी बार लगा दोगे ऊपर तो ये दोनों रिप्रेजेंट करेगा. मैग्नीट्यूड तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, प्लस डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा. ओके. मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताने के दो तरीके हैं. मॉड ऑफ वी ले लो, इसको मॉड बोलेंगे. मॉड ऑफ वी ले सकते हो या फिर वी ले सकते हो. ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर, मॉड ऑफ वी के ऊपर बार होगा ये. सो वी बार का मॉड या फिर इज इक्वल्स टू वी. ये दोनों भी क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर्स. इस तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. So this is the magnitude and these two are what? The vectors having the magnitude plus directions. Next topic, position vector. Position हमने लास्ट चैप्टर में समझा था जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहे थे. पोजीशन क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ रेफरेंस. ओके. कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया है, वहां से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. जैसे कि हमें पता है हम रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन लेते हैं, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है. ओके. कहां से, ओरिजिन से. उसी को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. So let's talk about position vector in this case. वेक्टर आ गया तो ऑब्वियसली हमें, लास्ट टाइम हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी, अभी हमें डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी. ठीक है. So let's start with it. Now suppose we have the two axes, x axis and y axis. This is x axis and that is y axis. Okay. An object right now is at this point, whose coordinates are x1 or you can say x comma y. The coordinates of an object is x comma y. Let's say this object is P. This is origin. Whose coordinates are 0 comma 0. Fine. So now if we talk about the position vector, then in this case
this is your position vector. This is your position vector. OP. Okay, so I'll write down that position vector यहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू OP बार. ठीक है, क्या हो गया? OP बार. O इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड P इज द फाइनल पॉइंट. ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब आप OP बार लिखते हो, क्लियर, तो उस वेक्टर का आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा. स्टार्टिंग पॉइंट पहले आता है, फाइनल पॉइंट बाद में आता है. रिमेंबर, आप PO बार लिखोगे तो गलत हो जाएगा. PO बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट ये जो एरो है आपका, जो एरो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, जो एरो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उस एरो का स्टार्टिंग पॉइंट, सी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज अ टेल एंड एंडिंग पॉइंट इज नोन एज अ हेड. ठीक है, जो मैंने आपको बताया. तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो पहले आता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो बाद में आता है. अगर आपने PO लिख दिया, PO का रिप्रेजेंटेशन क्या समझा जाएगा कि ये वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, जो कि गलत है. ठीक है, क्योंकि आपका जो वेक्टर है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म होता है. पोजीशन वेक्टर का ये रूल है. पोजीशन वेक्टर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और कहां पर जाके खत्म होगा? जहां पर ऑब्जेक्ट होगा. जैसे कि चलो एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग. Like suppose we have another object, this is Q, whose coordinates are x1, y1. So अगर मैं इसकी बात करूं, so this is my position of an other object. Okay, तो उसका हम कैसे लिखेंगे? Position vector is equals to OQ bar. See, for this arrow, starting point is O. एंडिंग पॉइंट इज Q. तो इसके लिए OQ बार, आप QO नहीं लिख सकते. QO का रिप्रेजेंटेशन ऐसा समझा जाएगा कि वेक्टर Q से O की तरफ आ रहा है. नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट. क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर्स. अब बात करते हैं, वेक्टर है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करना चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की. मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेगा? The length of this line is the magnitude. The length of this line is the magnitude. जैसे कि सपोज OP का जो लेंथ है इस लाइन का, it is 5, so magnitude 5 हो गया. OQ का जो लेंथ है 7 इस लाइन की, तो magnitude 7 हो गया. Now let's talk about the direction. ये दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? So for the direction they are making certain angle with the x-axis. Suppose this is making theta and OQ is making an angle of theta 1. Angle gives the direction to them. अभी आप पूछोगे सर एंगल डायरेक्शन कैसे बता रहा है? चलो अगर मैं बताऊंगा, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री का एक एंगल बनाओ. तो आप कैसे बनाओगे? बाय टेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन. बाय टेकिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया मैंने. अगर पूछा आपको 90 डिग्री का एंगल बनाओ, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का 90 डिग्री का एंगल ये होगा. आपने कौन सी डायरेक्शन में बनाया? ऊपर की डायरेक्शन, है ना. 90 डिग्री का एंगल कहां पर आएगा? इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आपको भी पता है. तो यही एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन. सी, एंगल हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं बोलूंगा 45, तो आपको पता है 45 की डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. क्लियर? तो एंगल हमेशा रिप्रेजेंट क्या करता है? एंगल ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. सो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक नाउ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में देख चुके हैं. ओके, उस डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? The change in the position of an object in a given time in a particular direction is called the displacement. So we will see what is a displacement vector in 2 dimensions. Suppose this is y-axis, this is x-axis. There is a body right now at this position at point P. After some time it comes to the position Q. Point P, the coordinates of the body is x1, y1. At point Q, the coordinates of the body is x2, y2. So therefore,
ये जो मैंने बनाया है OP and OQ, OP and OQ represents the position vector of a body. Okay, OP and OQ represents the position vector of a body. OP is the initial position, OQ is the final position of a body. Okay, so I'll write down that initial position is equals to OQ bar. OP bar, not OQ bar, OP bar. Final position is equals to OQ bar. Displacement, we know that. What is the formula for the displacement? The displacement vector, it is always final position minus initial position. Final position minus initial position. Okay. So first we will see in the diagram. अब we know that the body is moving from P to Q. P से कहाँ पर मूव किया है? Q तक. So body की starting point क्या है? P. Body की ending point क्या है? Q. So we will draw a vector which is directed from P to Q. जो P से Q की तरफ उसका डायरेक्शन होगा. Because body इस particular direction में मूव किया है. Clear? So PQ bar is your displacement vector. इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन गया? PQ बार. सो आई विल राइट डाउन दैट डिस्प्लेसमेंट इज PQ बार इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन इज OQ बार माइनस इनिशियल पोजीशन OP बार. So this is the formula for the displacement vector we have. So this is all about displacement.